हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम, आदाब सभी को। हाँ जी, मैं नितिन गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। बात करेंगे आज किसकी? बाल विकास शिक्षा शास्त्र की। जी हाँ, सी टेट में बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपके 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। क्या 30 नंबर के? अब देखिए, इसमें कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके पेडागोजी पोर्शन, मतलब जो कि आपका देखिए 75 नंबर की पेडागोजी आपकी देखिए निश्चित है कि 75 नंबर की पेडागोजी आपकी सी टेट एग्जाम में आती है। ठीक है, जिसमें से कि आप देखिए 15-15 नंबर के आप लगाएंगे, हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी आपको देखने को मिल जाती है। अब ये बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके और सब्जेक्ट में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आज हम करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे कि आपको पैटर्न पता चलेगा सी टेट में कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं सारी चीज़ यहाँ पर बताऊंगा। मैंने ये क्या लिख रखा है, मिशन सी टेट 2021। अब देखिए मिशन सी टेट ये मैंने आपका नया क्या ऐसे एक तरह से कह सकते हैं बैच शुरू किया है, जो कि आपके सी टेट 2021 में जो पेपर होगा उसकी पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल पर जुड़ जाएंगे, सभी साथियों को जोड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल। और नए साथी देखिए, जो आप सब्सक्राइब जानते हैं यहाँ, तो आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जुड़ने का मतलब सब्सक्राइब करना है आपको, जिससे कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको जो भी वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, चैनल को क्या करेंगे? एक बार शेयर कर देंगे और क्या करेंगे? वीडियो को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं वो मिशन सीटेट में जुड़ सकें। ठीक है, एग्जाम से पहले रिवीजन का मतलब है, देखिए आपको इतना टाइम तो है नहीं है कि आप जो है एक एक सब्जेक्ट उठाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेंगे। आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके सीटेट में आपके आने की पूरी पूरी संभावना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे आपके और मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सारी तैयारी आपकी कराई जाएगी। ठीक है, ये सारी बात मैंने कर ली, पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जाएगी। देखिए सी टेट से ही मतलब नहीं, यूपी टेट, सुपर टेट या जितने भी अन्य टेट एग्जाम में सारी तैयारी आपका यहाँ पर कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, जी हाँ सभी साथी, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं, प्रीवियस पेपर देखे होंगे, इतने तो आप क्या अनजान है नहीं है, बिल्कुल टीचर बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन को अभी आपको पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा। पहला क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए, कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप देखिए, ये बात समझ लेंगे। पहले मैं क्वेश्चन को ही समझा देता हूँ, पहले कथन सत्य। आप देखिए इसमें क्या है, कथन सत्य नहीं भी आ जाता है तो साथ ही गलती कर देते हैं, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो एक एक बार क्या करना है, देखिए टाइम तो आपको लगाना ही है। तो क्या करना है, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाएंगे कि क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। तो बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में इसमें बात कही है और क्या पूछ रहा है, कथन सत्य है। ठीक है, इस चीज़ को बस बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कथन सत्य है या नहीं है। इसमें आपको कन्फ्यूज हो जाना पड़ता है और क्या है, आप आंसर को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात समझ में आई, कथन सत्य है। अब इसमें हम विकल्प देखेंगे कौन सा आपका सही होगा। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। बी ऑप्शन की बात करेंगे, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सी की बात करेंगे, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक के लिए थकान वाला होगा। ऑप्शन डी की बात करें, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। बिल्कुल बात समझते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर पहले बात कर रहे हैं डी की के, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, बिल्कुल बात गलत है। बच्चा स्वयं त्रुटियों को नहीं सुधार सकता जब तक कि उसे कोई गाइडेंस नहीं करे, मतलब एक शिक्षक उसे मार्गदर्शन नहीं करे। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, ये बात गलत है बिल्कुल। ठीक है, निगेटिव है, बिल्कुल याद समझेंगे। सी की बात करें, सी भी आपका गलत हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा शिक्षक एक से थकाने वाला होगा, ये आपका बिल्कुल निगेटिव। शिक्षक कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचेगा कि मैं इसमें मतलब ये गलत कार्य कर रहा है या मैं इसको समझाऊंगा तो क्या मैं थक जाऊंगा, इस प्रकार का आपको कोई भी विकल्प नहीं लगाना है एग्जाम में, बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आपको विकल्प बता रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ।
तो ज़रूरी नहीं है कि यही ऑप्शन मतलब यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। केवल आपको क्या करना है, उसका तरीका समझना है कि आपको किस प्रकार का ऑप्शन लगाना है, ठीक है। बी की बात करें कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। बिल्कुल गलत लगाएंगे। देखिए पाठ्यक्रम की कहीं भी बात आ जाएगी कि पूरा नहीं होगा, पाठ्यक्रम का इससे मतलब नहीं होता है, ठीक है, पूरा नहीं होने से या होने से, ठीक है। क्या होता है कि बिल्कुल ऑप्शन ए लगाएंगे। यदि देखिए मैं बता दूं पूरी चीज़ें, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, ठीक है, क्या है, अगर वह शिक्षक जो है त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो बस आपको याद रखना है कि क्या व्यवस्था फेल हो गई, क्या हो गई, व्यवस्था फेल हो गई, ठीक है। कोई भी निगेटिव ऐसा पॉइंट नहीं लगाना है कि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा या शिक्षक थक जाएगा या शिक्षक जो है बाद में इस चीज़ को सुधार लेगा। बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि शिक्षक की शिक्षा की व्यवस्था जो हो गई, क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। क्या है, शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई, ठीक है। जिससे अब देखिए कैसा होता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है पूछ के कि एक बच्चा जो है जब कक्षा की परीक्षा होती है तो उसमें क्या है, अंक अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं किया जाता या फेल हो जाता है, तो उसमें क्या आपको लगाना है, ठीक है, या क्या भूमिका शिक्षक की होती है, तो क्या लगाएंगे कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था फेल होगी, ठीक है। ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। मैं क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूँ। देखिए त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, ठीक है, बच्चों द्वारा की जाने वाली। तो बिल्कुल जब बच्चा देखिए त्रुटि कब करेगा, जब एक शिक्षक उसको ठीक प्रकार से नहीं समझा पाएगा, एक प्रकार से उसको नहीं समझा पाएगा, सिखा नहीं पाएगा, तो बिल्कुल क्या लगाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था असफल है या फेल हो गई, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जी हाँ, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न को लेकर ही कराए जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। मैं आशा करूँगा बिल्कुल ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हूबहू मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आता है। देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं सेलेक्टेड हैं, बिल्कुल सीटेट 2021 जो 31 जनवरी आपको निर्धारित की गई है उसको लेकर बिल्कुल सारे क्वेश्चन लाए गए हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। तो क्या लगा देंगे, बिल्कुल क्या लगा देंगे, मेरा परिवार। अब देखिए मेरा परिवार क्यों, मैं बताऊंगा कि बच्चा जब एक विद्यालय में आता है, ऐसा समझ लीजिए बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो विद्यालय के बारे में नहीं जानता, मित्र के बारे में नहीं जानता, जब वो जाता है तब मित्र बनते हैं, पहले से नहीं जानता है। पड़ोस के बारे में नहीं जानता, वो किसके बारे में जानता है, परिवार के बारे में जानता है। परिवार के बारे में कैसे जानता है, माता पिता भाई बहन इनके बारे में जानता है। तो उस प्रकार क्या है, उसकी शुरुआत करनी चाहिए किसकी, बच्चे की शिक्षा की। बात समझ में आ गई होगी। तो कहीं भी शुरुआत की बात आ जाएगी तो परिवार लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, परिवार लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि क्या है कि प्राथमिक शिक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, अब देखिए क्या है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, या इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्या विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बी की बात करें, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सी की बात करें, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। डी बात करें कि सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक बच्चे का अभिवादन, इसका मतलब है बच्चे को क्या है, गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। अभिवादन का मतलब होता है वो मतलब एक सकते कह सकते हैं उसकी तारीफ करना। तो यहाँ पर देखिए सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए बात आ रही है, तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। देखिए अंत वाली कहानी सुनाने की बात आई, नहीं बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मैं बताऊंगा, देखिए सारी चीज़ें बताऊंगा कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति। देखिए समाज मिति के आधार पर समूह बनाने की बात आ रही है, नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब समाज के अनुसार ही, मतलब उसमें बंधा हुआ है बच्चा, उसके अनुसार क्या है समूह बनाने की यहाँ पर बात आ रही है, वो आपको नहीं लगाना है। क्या स्वतंत्रता पूर्वक कोई कार्य करेगा तब वो आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन ए देखने को मिल रहा है कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। किसी भी बच्चे में विभेद नहीं करना चाहिए कि तुम होशियार हो या तुम कमज़ोर हो या किसी प्रकार का भेदभाव, तुम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, ठीक है, अमीर गरीब, इस प्रकार कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। मतलब कोई भी कार्य दिया जा रहा है तो उसको समान रूप से दिया जाना चाहिए, ना कि किसी भेदभाव के कारण, ठीक है। तो सकारात्मक वातावरण निर्माण करने
क्या है, निर्मित करने के लिए क्या लगाना है, विभेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या, एक शिक्षक को। बात समझ में आ गई होगी आपके। जी हाँ, बिल्कुल बात समझ में आ रही है तो क्या करना है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना है सभी साथियों के साथ और वीडियो को लाइक कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। क्वेश्चन अगले की बात करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आपका आता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिखेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, सभी एग्जाम में आपके जितने भी टेट एग्जाम है उसमें आपका जो आपके पठन विकार से संबंधित होते हैं वो आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसकी डिटेल में वीडियो बना रखी है मैंने, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अधिगम अक्षमता। ठीक है, तो बिल्कुल अब बात करें क्वेश्चन की कि एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह 100 को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा रखा है, पहले वीडियो मैंने बढ़ाई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्कस करेंगे। देखिए, तो डिसलेक्सिया शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्सीमिया, डिसमोर्फिमिया। अब देखिए इसमें, देखिए ये तो आप जानते हैं कि इन दोनों, ये तो नहीं हो सकता शब्द। जब इसमें देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए होता है, ये तीनों कंफ्यूज करने के लिए होता है। अब आपको क्या लगाना है, देखिए जब साव को बाज, मतलब ये नहीं है कि वो बोल रहा है, मतलब अक्षर में अंतर नहीं कर पा रहा है। क्या है, अक्षर में अंतर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब आगे पीछे जो भी अक्षर दे रखे हैं उसमें अंतर नहीं कर पाएगा तो बिल्कुल डिसलेक्सिया लगाएंगे। डिसलेक्सिया से बच्चा ग्रसित है, क्या है, डिसलेक्सिया से बच्चा ग्रसित है। ठीक है, लेक्सिया मतलब लेस है। ठीक है, क्या है, लेसिया, लेसिया से मतलब है लेस है, बच्चा लेस है। ठीक है, उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि सौ है या बाज है। ठीक है, अक्षर में अंतर नहीं कर पाता। अब शब्द जम्बलिंग विकार मतलब बोलने की संबंधित बात है यहाँ पर। और डिसलेक्सीमिया, अब देखिए डिसलेक्सिया डिसलेक्सीमिया, तो डिसलेक्सिया से डिसलेक्सीमिया बना है, लेकिन ये क्या है, आपके मानसिक से संबंधित हो जाता है, मानसिक से संबंधित हो जाता है, तब आपको ये लगाना है। लेकिन जब बच्चा नहीं पढ़ पाता है तब डिसलेक्सी लगा देंगे। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आपका आता है, 1 नंबर आपका पक्का हो गया है इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। क्या कह रहे हैं, विशेषता एक बतानी है जो समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। बात समझ में आ गई। चलिए, समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया था। आप देखिए क्या, समस्या समाधान में जो उपागम होता है, जो दिया जाता है, वो क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, मतलब किसी के सामने समस्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं, तो उसमें जो आंसर निकल के आएगा वो हर किसी के अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। मतलब जो उसके अंतर्निहित होता है वो अपने अपने अनुसार क्या है, उसका आंसर करता है। ठीक है, क्या उसका समाधान करता है। हर किसी व्यक्ति का या हर किसी बच्चे का क्या है, समस्या समाधान करने का क्या तरीका है वो अलग अलग होता है। तो समस्या कथन में संकेत जो होता है अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ठीक है, समस्या मौलिक होती है, नहीं लगाएंगे। देखिए, सही उत्तर प्राप्त करने के सामान्यतः एक उपागम होता है, नहीं, मतलब जब ये सामान्यतः एक उपागम होता है, क्या, सही उत्तर प्राप्त करने के लिए ये नहीं होगा। बिल्कुल रटने की बात यहाँ पर थोड़ी बहुत कही जा रही है। यहाँ पर क्या आपको लगाना है कि बच्चा जो अंतर्निहित रूप से, मतलब क्या उसका आंसर दे रहा है, मतलब स्वयं, ठीक है, क्या स्वयं समझकर आंसर दे रहा है, वो आपका आंसर लगा देना है। ठीक है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकट पर आधारित जरूरी नहीं है, समस्या कोई सी भी हो सकती है। तो बिल्कुल तीनों नहीं लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे। बात समझ में आ रही होगी आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो प्रतिभाशाली से भी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर यहाँ से भी पूछा जाता है आपका। सारे क्वेश्चन है, देखिए 30 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन जो भी हैं बिल्कुल रिपीटेड हो भी जाते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। शिक्षकों में स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो बिल्कुल बताएंगे क्या होंगे, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब स्वयं क्या है, किसी भी समस्या है, कोई भी समस्या उसको दे रखी होती है तो वह क्या उसमें सही गलत का अंतर कर लेता है, क्या है, सही गलत का अंतर कर लेता है और उसको करने का क्या है, एक से कह सकते हैं जल्दी से, मतलब जो है ठीक प्रकार से करने की क्या कोशिश करता है कि मैं यह कार्य ठीक से कर लूँगा। क्या बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा, क्या है, सामान्य बच्चों की अपेक्षा। अब ये देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी या कोई भी बालक की बात आ जाए तो ये क्या है 140 से 130 दे रखा होता है, 140 से 130 से ऊपर ये इसकी बुद्धिलब्धि होती है। इससे भी क्वेश्चन आया था कि प्रतिभाशाली
बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 140 से 130 दे रखा होगा आपको ऑप्शन में, उस प्रकार ही देखकर लगाना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया था। सामान्य का जाए तो 90 से 110 लगाएंगे। क्या सामान्य की बात आ जाए कि सामान्य विद्यार्थी या सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 110 लगाएंगे। और प्रतिभाशाली की बात आ जाएगी तो 130 या 140 दे रखी होगी, उससे ऊपर की बात कह रहे होंगे, तब आपको प्रतिभाशाली लगाना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। बिल्कुल बुद्धि लब्धि से बात करते हुए चलेंगे आगे। तो इसमें क्या लगाना है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं समस्या समाधान करने के लिए तत्पर होते हैं, या अपनी समस्याओं को खुद समझकर क्या है उसका समाधान करते हैं। इस प्रकार कैसे भी पूछ सकता है, आपको प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में जानना है। ठीक है, स्वभाव में अंतर्मुखी होती हैं, ये नहीं लगाएंगे। कहीं भी आपको देखने को मिल, अंतर्मुखी कौन से होते हैं, जो बच्चा खुद मानसिक रूप से ग्रसित होता है वो अंतर्मुखी होता है, मतलब बोलता ही नहीं है, अपने आप में ही खोया रहता है, वो अंतर्मुखी कहलाता है। ठीक है, शिक्षकों को स्वतंत्र होते हैं, ये भी नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है खुद मनमानी कर रहा है, अपनी कुछ भी कर रहा है। ठीक है, वो नहीं होगा, शिक्षक के अनुसार ही भी कार्य करेगा, और अपने अनुसार ही, मतलब समस्या समाधान के लिए शिक्षक को क्या करेगा, उसमें इन्वॉल्व भी करेगा, और क्या स्वयं भी उस कार्य को करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा दिखा दूं। देखिए ये है, तो इसमें ऐसे करके दे रखा है कि इसमें कुछ बिंदु दे रखे, उनको क्या करना है, क्रम में लगाना है। क्या लगाना है, क्रम में लगाना है। जैसे चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। क्या सूचना प्रकरण सिद्धांत में कौन से चरण आते हैं, तो ये कुछ 4 चरण दे रखे हैं, इनको क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। क्या सही क्रम में लगाना है, मैंने पढ़ा रखा है। पहले क्या आएगा आपका, पूर्व प्रक्रमण आएगा। क्या आएगा, पूर्व प्रक्रमण आएगा। उसके बाद में क्या, श्रेणीकरण आएगा। उसके बाद में आपका प्रतिक्रिया चयन आएगा। उसके बाद में प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होगा। अब देखिए, मतलब उस चीज़ को तैयार करेंगे, उसके बाद में उसको लगाएंगे लाइन से, मतलब कैसे भी क्रम बाई क्रम लगाएंगे। उसके बाद में उसका चयन करेंगे कौन कौन सा हमको रखना है, उसके बाद उसका क्रियान्वयन करेंगे। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो कह देंगे बिल्कुल। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, गा दे रखा है पहले ही, तो ये नहीं लगाएंगे। इसमें भी दे रखा है, नहीं लगाएंगे। देखिए खा दे रखा है, नहीं, हमने पहले कौन सा लगाया था, ये आपका घा लगाया था, मतलब चौथा लगाया था। तो कौन से में आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा, आपका क्या है, पहले लगाएंगे प्रक्रमण, उसके बाद में लगाएंगे श्रेणीकरण, उसके बाद में लगाएंगे प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद में लगाएंगे प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ठीक है, बात समझ में आ गई। 1 2 3 और 4। ठीक है, इस प्रकार आप क्रम में लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। कि क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यता, सीखने संबंधी निर्योग्यताओं की बात यहाँ पर कह रहा है। तो ऑप्शन ए की बात करें कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। क्या कह रहे हैं, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। ये तो आपकी रूढ़िवादिता की बात आ रही है यहाँ पर ऑप्शन बी में। सबकी बात करेंगे कि देखिए आप गलत नहीं समझे, ये सारे ऑप्शन में जो पढ़ रहा हूँ वो उस पर टिक लगाता हुआ चल रहा हूँ। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। डी की बात करें कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो बिल्कुल सीखने संबंधी निरोगिता, मतलब जो बच्चा क्या है, किसी भी विषय वस्तु है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा सीखने में क्या है, उसको ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है, इस चीज़ को बताना है। तो वो कौन सी चीज़ होती है, तो क्या लगाएंगे, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ठीक है, क्या है, वंशानुक्रम होती है, मतलब कोई भी समस्या जो आपके पूर्व जो वहाँ लेकर आए हैं वो उनके बच्चों में आती रहती है। ठीक है, बात करेंगे ऑप्शन ए की, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में होती है। औसत से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ की बात आ रही है, उनमें क्या संबंधी निर्योग्यता होती है, सीखने संबंधी, बिल्कुल बात गलत करेंगे। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर ऐसे करके पूछ लेंगे, लड़कों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है सीखने संबंधी, तो ये रूढ़िवादिता की बात कहीं ना कहीं कह रहा है। सी की बात करें, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, कैसे भी आपका जो है तरीके चेंज करके ये नहीं लगाएंगे। कभी आ जाता है कि कोई भी एक बच्चा है जो एक गांव में रहता है, एक शहर में रहता है, तो किसकी बुद्धि लब्धि अधिक होगी या कोई कार्य करने में कौन सा सही होगा, वो उसकी क्या मेंटलिटी के अनुसार, मतलब उसके व्यवहार, उसके मस्तिष्क के अनुसार होगा, ना कि गांव और शहर के अनुसार। ठीक है, तो बिल्कुल ये तीनों नहीं लगाएंगे। कौन सा लगा देंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, मतलब उनके अभिभावक के
अनुसार, उनके माता पिता के अनुसार। ठीक है, इसमें देखिए ऐसा आ जाता है कि उनके माता पिता के अनुसार, तब भी आप लगा देते। ठीक है, क्या है, उनके माता पिता के अनुसार। ठीक है, या उनके माता पिता के संबंध से, या मैं, ठीक है, देखिए कैसे भी पूछ सकता है। आपको तरीका समझना है कि जब भी सीखने संबंधी नियोक्ता की बात आ जाएगी तो उनके अभिभावक, ठीक है, उनके पूर्वज जो भी हैं, तो उनसे क्या संबंधित जो ग्रसित समस्या होती हैं वो उनके बच्चों में देखने को मिल जाती है। बात समझ में आ गई होगी आपके। क्वेश्चन अगले की बात करें कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, बात समझ लेंगे। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ पीछे जो हमने अभी करा है उससे कुछ मैच कर रहा है। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे क्या क्या कर रहा है कि जो शिक्षिका है मोनिका, वो क्या कर रही है, राधिका की अपेक्षा किसको, मोहन को क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, उसको क्या सरल कर रही है, उसके जो क्वेश्चन को सरल कर रही है उसके उत्तर जानने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद में आंसर की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करेंगे, इस तथ्य में पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ऑप्शन बी बात करें, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन सी की बात करें कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन डी की बात करें, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, ये बात नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इस तथ्य में पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं। ऐसा नहीं है भाई, जरूरी थोड़ी है क्लास में हम हैं तो हम पहले से ही एक बच्चे के बारे में समझ लेंगे कि ये बच्चा आंसर देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, 1 से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सीटेट में। ठीक है, बिल्कुल देखिए किसी भी सब्जेक्ट में पूछ सकता है, आपका गणित में पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकता है, या आपका बाल विकास तो है ये निश्चित। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, किससे, रूढ़ि बाध्यता से। ठीक है, 2019 की बात करेंगे तो 2019 में भी आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, रूढ़ि बाध्यता से, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर कहीं भी देखिए लड़की की अपेक्षा लड़के को प्राथमिकता दी जा रही है या लड़के की अपेक्षा लड़के को प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है, दोनों में अंतर की बात आ रही है, तो बिल्कुल क्या लगा देंगे, लिंग रूढ़िवादिता लगाएंगे। क्या लगा देंगे, लिंग रूढ़िवादिता लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल लिंग रूढ़िवादिता। ठीक है, किसी में देखिए दोनों में अंतर करने की बात आ जाएगी जब लिंग, ऐसे कह सकते हैं आप, देखिए शॉर्ट ट्रिक समझ लिए, लिंग परिवर्तन मतलब दोनों दोनों में क्या है, अंतर किया जा रहा हो, या दोनों की एक की तुलना में दूसरे को नीचे दिखाया जा रहा हो, तब आपको रूढ़िवादिता लगाना है। बिल्कुल समझ में रहेंगे बात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। किसके, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। अब एक चीज याद रखेंगे, क्या कह रहा है यहाँ पर, सिवाय, ये चीज याद रखेंगे, किसके सिवाय, इसके सिवाय बताने हैं कौन से हैं। ठीक है, मतलब इसके कौन कौन से हैं और इसके सिवाय मतलब कौन सा नहीं है, ये बात समझ लेंगे, बस यही चीज समझनी है। अब देखिए क्या, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। अब देखिए मैं बताऊं, अधिगम के लिए देखिए क्या क्या जरूरी होता है आपका। अधिगम के लिए आपका देखिए विद्यार्थियों की त्रुटियां भी जरूरी होती हैं, अधिगम की शैलियां भी होती है, अधिगम की विद्यार्थियों की क्षमताएं भी होती हैं। ये तीनों आपकी इसमें देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिवाय। ठीक है, क्या है, सिवाय, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय। ठीक है, क्या, सिवाय। तो सिवाय का मतलब ये इनमें से नहीं है। तो क्या नहीं है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। हर किसी विद्यार्थी की आवश्यकता हम नहीं कर पाएंगे। आकलन जब करेंगे जो उसकी क्षमता के बारे में पता चलेगा, उसकी त्रुटियों के बारे में पता चलेगा, अधिगम शैली के बारे में पता चलेगा, तब उसका आकलन हम कर पाएंगे। ठीक है, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम आकलन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें आ जाता है कि ध्यान, देखिए सीख लिए निम्नलिखित का ध्यान रखता है, तब इनमें से आपको लगा देना था, क्या, इन तीनों में से लगा देना था। अब यहाँ पर सिवाय की बात आ रही है, तब आपको ऑप्शन बी लगा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करें कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या
अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। बिल्कुल जैसा ही अभी हमने पीछे अभी जिक्र किया था, बिल्कुल कि एक बच्चे को क्या है गरीब परिवार में क्या उस जन्म देखिए ऐसे कहते हैं जन्म ले सकते हैं, एक दोनों जुड़वा भाई हैं उनको दे मतलब एक जो है धनाढ्य परिवार में है, एक निर्धन परिवार में है, तो उसके अनुसार उसकी क्या है बुद्धि लब्धांक की बात आ रही है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी अभी। ऑप्शन देखेंगे पहले। ऑप्शन ए है कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। बी की बात करेंगे कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सी की बात करेंगे सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन डी की बात करें निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो अभी बिल्कुल जस्ट हमने पीछे करा था निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी जो आर्थिक परिवार वाला लड़का है वो अधिक अंक प्राप्त करेगा। बिल्कुल नहीं, उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार है, ना कि उसके गरीब और अमीर होने के अनुसार। बात समझ में लेंगे आपके क्या उसका जो बुद्धि लब्धांक है वो उसके मानसिक मतलब मस्तिष्क के अनुसार होता है, ना कि गरीब और अमीरी के अपेक्षा। बात समझ में आ गई। यहीं दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे बी की कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करे। ये तो शायद दोनों आंसर आपके एक से ही लग रहे हैं। तीस ऑप्शन ए की बात करें दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, जरूरी नहीं है। देखिए ये भी बात आप समझ लेंगे, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे जरूरी थोड़ी है। कोई किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, जैसे हमने बात करी थी अभी कि प्रतिभाशाली बच्चे की जो होती है 130 से ऊपर होती है या 140 से ऊपर होती है, सामान्य की होती है 90 से 110। तो क्या है वो दोनों क्या है अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, मतलब दोनों अलग अलग अंक प्राप्त करेंगे, तो समान रूप से अंक प्राप्त नहीं करेंगे वो। तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी लगाएंगे सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ये बिल्कुल बात सही है कि कभी भी जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कोई भी बच्चा है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। क्या प्रभावित करता है, उसके मस्तिष्क क्या है मस्तिष्क के अनुसार व्यवहार, मस्तिष्क के अनुसार व्यवहार। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसका जो मस्तिष्क के अनुसार जो बुद्धि लब्धि है वह उसको प्रभावित करता है, ना कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। बिल्कुल बहुत सिंपल लुल्ली क्वेश्चन, लुल्ली कह सकते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन। ये मैंने पढ़ा रखा है, दौड़ना चढ़ना फुदकना लिखना। तो क्या सूक्ष्म गतिक कौशल बताना है जो कि जिसमें आपका शारीरिक मतलब जो आप कह सकते हैं आपका शरीर जो है वो क्या है कम कार्य कर रहा है। तो दौड़ने में देखिए पूरा शरीर कार्य करता है, दौड़ते हैं, चढ़ेंगे तो पूरा शरीर कार्य करेगा, फुदकेंगे तो भी पूरा शरीर कार्य करेगा। अब किस में करेगा कम, लिखने में। क्या लिखने में आपकी दो उंगली होती हैं वो ही कार्य करती हैं। तो सूक्ष्म गतिक कौशल की बात आ जाएगी तब क्या लगा देंगे, लिखना। क्या लगा देंगे, लिखना। अब देखिए बच्चे आ जाता है कि बच्चा अपनी अभिवृत्ति को किस प्रकार प्रदर्शित करता है। तो क्या लिखने लिखने पर भी प्रदर्शित करता है, मतलब लिखकर भी करता है और क्या है बोलकर भी करता है। क्या बोलकर भी करता है, क्या है लिख कर भी प्रदर्शित करता है, बोल कर भी प्रदर्शित करता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चा जब बच्चा क्या है अपनी अभिवृत्तियों को किस प्रकार प्रदर्शित करता है। तो बोलकर या आपको पढ़कर, इस प्रकार की कैसे भी दे देगा ऑप्शन, लेकिन आपको जो सही है वो याद रखना है, बोल कर होगा ऑप्शन तो वो लगा देना है। अगर बोल कर नहीं होगा तो लिख कर दे रखा होगा तो आपको लिख कर भी लगा देना है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम एक क्वेश्चन और हमने क्या तैयार कर लिया। तो सूक्ष्म गतिक कौशल क्या लगाएंगे, लिखना लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की बात करेंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है मतलब अर्थ मतलब क्या है, निहितार्थ का मतलब क्या है, उन्होंने क्या कहा है अपने सिद्धांत में। तो ऑप्शन ए का बात करें प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना। बी की बात करें प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना। ऑप्शन सी की बात करें बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। बात डी की करेंगे सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो बात करने देखिए ऑप्शन ए की कि पहले तो गलत लगाएंगे। अब देखिए गलत कैसे होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार। तो मैंने अभी देखिए अभी पीछे ही बताया था कि सभी को क्या समान अवसर देने हैं, बच्चे को किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पर कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना
क्या व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना, तो ये बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके। सभी को समान शिक्षा दी जा रही है। क्या है, सभी को समान शिक्षा दी जा रही है। किसके द्वारा, एनसीएफ के द्वारा, एनसीएफ 2005 के द्वारा सभी को समान शिक्षा दी जा रही है और सभी को शिक्षा दी जा रही है और सभी को स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा दी जा रही है। ये आपके एनसीएफ द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका पहला तो गलत है। बात करेंगे बी की, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना, तो व्याख्या करनी यहाँ पर बात नहीं कही जाएगी। परिभाषा की बात आ जाएगी तब भी आप नहीं लगाएंगे, व्याख्या की बात आएगी तब भी आप नहीं लगाएंगे। कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। बच्चे की सहायता यहाँ पर आपको करनी है। क्या करनी है, बच्चे की सहायता आपको करनी है। ठीक है, सी की बात करें, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लॉकडाउन से कम होता है, तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। देखिए क्या, बच्चे की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। जरूरी नहीं है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि हर बच्चा अपना अपना व्यवहार अलग अलग प्रदर्शित करता है, तो वह अनुकरण करके सीखता जरूर है, लेकिन वह पूर्ण रूप से नहीं सीख पाएगा जो दूसरा बच्चा कर रहा है। ठीक है, क्या है, वह पूर्ण रूप से नहीं सीख पाएगा जो दूसरा बच्चा जो है कर रहा है। ठीक है, तो क्या वाइगोत्स्की ने बताया था कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, मतलब कोई भी समस्या है उसको क्या है, सहयोग के द्वारा उसको हल किया जा सकता है, हल किया जाता है या किया जा सकता है। अब इन्होंने क्या आपने बताई, अंतःक्रिया द्वारा। क्या है, अंतःक्रिया द्वारा, कहीं भी अंतःक्रिया की बात आ जाएगी तब आपको वाइगोत्स्की लगाना है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि अंतःक्रिया द्वारा बच्चा क्या है, समूह में कार्य करना सीख जाता है। ठीक है, क्या अंतःक्रिया द्वारा बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है तो वह क्या है, कार्य को ठीक प्रकार से कर लेगा। ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार का देखो बाहरी जो है प्रेशर नहीं होता है, वो अंतःक्रिया मतलब अपने अंदर के द्वारा जो अब उसके अंदर चल रहा है उसके अनुसार वह कार्य करेगा, तो क्या है, वह सीखेगा। ठीक है, ये आपके वाइगोत्स्की ने कहा है। तो सहयोगात्मक कार्य की बात आ जाएगी, परियोजना कार्य की बात आ जाएगी। कहीं भी देखिए मैं टैग वर्ड बता रहा हूँ, परियोजना कार्य कहीं भी दे रखा होगा तब वाइगोत्स्की लगा देना। समाज सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, वो आपके वाइगोत्स्की ने दिया। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए ऑप्शन तो आपको डी पता चल गया। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। वाइगोत्स्की समाज सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, वो आपके वाइगोत्स्की ने दिया है। परियोजना कार्य कहीं भी बात आ जाएगी, परियोजना कार्य, परियोजना कार्य की बात आ जाएगी तब आपको वाइगोत्स्की लगा देना है। और अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा कार्य कर रहा है तब आपको वाइगोत्स्की लगा देना है। ठीक है, सहयोगात्मक समस्या समाधान कर रहा है तब आपको वाइगोत्स्की लगा देना है। ये चार चीजें बता दी मैंने बिल्कुल वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, वाइगोत्स्की कहीं भी देखने को मिल जाएगी, इन चारों में से आपको लगा देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर का बात कर रहे हैं। किशोर कौन होता है, जो आपकी बाल अवस्था से ऊपर की अवस्था होती है वो आपकी किशोर अवस्था होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, 12 से 18 कहते हैं। 12 से 18 की जो एज होती है वो आपकी किशोर अवस्था होती है। इसमें क्या, तूफान की अवस्था, ठीक है, उथल पुथल की अवस्था, ठीक है, ये सारी चीजें समझेंगे। उथल पुथल की अवस्था कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है। तूफान की अवस्था कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है। अपनी बात को रखने की अवस्था कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है। किसी बात को मनमाने की अवस्था किसकी होती है, किशोर अवस्था होती है। ये बात समझ लेंगे। कितनी होती है, 12 से 18 होती है। बात करेंगे ऑप्शन की कि दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। बी की बात करें, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन सी की बात करें, आत्मसिद्धि के भाव। ऑप्शन डी की बात करेंगे, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे कौन सा होगा। ऑप्शन ए सही होगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अब देखिए मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। दुश्चिंता मतलब अपने किसी भी कार्य के प्रति, मतलब कोई भी सही कार्य है या गलत कार्य है उसके बारे में क्या करेगा, वो चिंता करेगा। यह कार्य मैंने गलत किया, अब मुझे ये दंड मिलेगा, ये सारी चीज़ें वो क्या करेगा, दुश्चिंता के अंतर्गत आती है। ठीक है, कोई भी अपना देखिए कह सकते हैं कोई भी कार्य कर रहा है उसके बारे में क्या वह चिंतित होगा, तो वह है क्या, किशोर अवस्था में होता है। स्वयं से शुरू का मतलब बच्चा समझने लगता है अपने सही गलत को, उसमें क्या समझने लगता है, किसमें, किशोर अवस्था में। क्या है, अपना सही गलत समझने लगता है बच्चा। कौन सी अवस्था होती है, क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लगाएंगे, किशोर अवस्था लगाएंगे। बिल्कुल, बच्चा कौन सी अवस्था में चिंता से ग्रसित हो जाता है, क्या लगाएंगे, किशोर अवस्था लगाएंगे। किशोर अवस्था की अवस्था कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक होती है, 12 से 18 वर्ष होती है। तूफान की अवस्था कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है। उथल पुथल की अवस्था कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है।
अपनी बात को मनमाने की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। लड़ाई झगड़े की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। सारी चीजें बता दी मैंने। स्वयं से सरोकार मतलब स्वयं के अनुसार कार्य करना। क्या है? स्वयं के अनुसार कार्य करना। सही गलत का क्या है उसमें अंतर करना। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। सारी चीजें मैंने बता दी। ऑप्शन और ऑप्शन की बात कर लेंगे, तीन ऑप्शन की। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ये आप नहीं लगाएंगे क्योंकि बच्चा स्वतंत्र है, कोई भी कार्य कर सकता है। बचपन में जो किया गया है उसका डर अभी तक उसके हो रहा है, ये आपको नेगेटिव लगा देना। आत्मसिद्धि के भाव, ये नहीं लगाएंगे। जीवन के बारे में प्रतिपत्ति के भाव नहीं लगाएंगे। लेकिन जो मुख्य है वो आपका ऑप्शन ए है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। क्या लगाएंगे? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है। देखिए क्या मैं बता दूं क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? अधिगम अक्षमता से रिलेटेड है। किससे? अधिगम अक्षमता से रिलेटेड है। जिससे कि हमने पीछे एक क्वेश्चन में बात करी थी, मैंने बताया आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जरूरी नहीं है 2 ही हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बिल्कुल अधिगम अक्षमता से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। अब देखिए इसमें हम सारी चीज़ बात करेंगे, चारों विकल्प के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल समझ लेंगे। डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। अब देखिए कैलकुलिया, कैलकुलिया मैंने बता रखा है। देखिए यहाँ शॉर्ट में बता दूंगा, अगर डिटेल में जानना है, वीडियो बिल्कुल समझना है तो क्या प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अधिगम अक्षमता नाम से वीडियो है, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल डिटेल से है, सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर करी गई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी समझ लेंगे। कैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित आ रही है। देखिए शॉर्ट ट्रिक समझ लेंगे। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब गणना। तो गणना करने में बच्चा समर्थ नहीं होता है, या गणना करने में बच्चा क्या असफल हो जाता है, तो कौन सी क्या है उससे ग्रसित है बच्चा? तो बताएंगे किससे? डिसकैलकुलिया से। क्या है? डिसकैलकुलिया से बच्चा गणना करने में अक्षम होता है। कौन सी क्या कहलाता है? डिसकैलकुलिया। ठीक है, कैलकुलेशन से कैलकुलिया याद रखेंगे तो क्या गणना संबंधी समस्या जो होती है वो डिसकैलकुलिया में पाई जाती है। तो बी की हमने बात कर ली। बात करेंगे डिस्थीमिया। डिस्थीमिया होता है मतलब थीम, बच्चा जो है किसी चीज को नहीं समझ पाता है, किसके अनुसार? मानसिक, अपने मानसिकता के अनुसार। ठीक है, क्या है? मानसिकता के अनुसार। तो थीम मतलब कुछ भी है सकता है, मोर को मुर्गा समझेगा या कोई भी ऐसी बात है जो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा उसके मानसिकता के अनुसार। ठीक है, तो दोनों की हमने बात कर ली। बात करेंगे डिसलेक्सिया। लेक्सिया, बच्चा लेस है, किस चीज़ लेस है मतलब वो समझ नहीं पा रहा है, बाज को सौ पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे देखिए बाज को सौ पढ़ रहा है। न्यूक्लियर कॉन्करर अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा था, बिल्कुल डिसलेक्सिया की बात करी थी। अब क्वेश्चन ऐसे देखिए, बाज और सौ में भी नहीं दे रखा हो, ऐसे पूछ ले बच्चा लिखे हुए अक्षर को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता, वह कौन सी बीमारी से ग्रसित है, ऐसे पूछ लेगा, बीमारी कह सकता है, कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए दे रखेगा। आपको बिल्कुल ये समझना है कि इसको क्या कहते हैं। तो डिसलेक्सिया कहते हैं जो बच्चा पढ़ने अक्षरों को नहीं पहचान पाता है, पढ़ने में असमर्थ होता है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। थीम मतलब मानसिक रूप से ग्रसित बच्चा जो होता है, जो ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता है, वो आपका डिस्थीमिया से है। डिसकैलकुलिया बच्चा गणना करने में समस्या पैदा करता है, वो डिसकैलकुलिया होता है। अब ऑप्शन की बात करेंगे, शारीरिक रूप से सक्षम बालकों को सामान्यतः डिसग्राफिया होता है। डिसग्राफिया मतलब ग्राफ, इसकी ट्रिक बता दें। ग्राफ डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है बिल्कुल। ग्राफ, ग्राफ मतलब लिखना, तो लिखने से संबंधित अगर कहीं भी बात आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें समझने की बात है आपकी, शारीरिक रूप से सक्षम बात आ रही है या लिखने संबंधी समस्या आपको देखने को मिल रही है, तब आपको डिसग्राफिया लगाना है। या डिसग्राफिया की जगह ग्राफिया भी दे रखेगा, तब कंफ्यूज नहीं होना है। क्या? ग्राफिया दे रखेगा। क्या? देखिए यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, ग्राफिया भी दे रखेगा, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। डिस्ग्राफिया ग्राफिया बात एक ही है। जब कभी पूछ ले कि लिखने से संबंधित समस्या से ग्रसित बच्चा कौन से में आता है, तो डिस्ग्राफिया में आता है। ठीक है, क्या है? डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चा लिखने में असमर्थ होता है, या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा कौन से में होता है? डिस्ग्राफिया में होता है। बात समझ में आ गई? मैंने चारों बात समझा दी, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल समझ में आ गए हैं तो क्या करना है, एक बार क्या करना है,
अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना। एक बार वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना काम कर सकते हैं कि अब देख गुरु दक्षिणा आप कहते हैं, तो गुरु दक्षिणा यही है कि आप बिल्कुल वीडियो को शेयर करेंगे और एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट, तो क्या करेंगे, गुरुकुल इंडिया चैनल को सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल गुरुकुल इंडिया पर आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल आपकी शिक्षक भर्ती तक, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लेके आता रहूँगा।